आज हमारे साथ बिहार की जानी-मानी ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद जी हैं। लेकिन किन्नर शब्द का ही मतलब होता है किंतु मैम। आपको कब ऐसा कुछ एहसास हुआ कि आप लोगों से थोड़ी अलग हैं? ट्रांस व्यक्तियों की यही स्थितियां हैं कि वो अपनी जो बचपन को जीना चाहते हैं, तो उन्हें बचपन के जीने के ही दौरान उन्हें हर तरीके के भेदभाव को सहना पड़ता है। और कम्युनिटी कॉलेज में जब पहली बार आप लोगों को पढ़ने की बात हुई, तो एक तरफ तो ये स्ट्रगल था कि आप जैसे लोगों को अंदर लाना। आप मैं मुझे याद है पटना वुमेन्स कॉलेज में आप हैं वहाँ पे, तो जब कम्युनिटी कॉलेज में हमारे साथी एडमिशन लेकर के गए पढ़ाई करने, 3 दिन पढ़ाई करने के बाद चौथे दिन उनको कोतवाली थाने में जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपराजिता और आप सुन रहे हैं जियो जिंदगी। आज हमारे साथ बिहार की जानी-मानी ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद जी हैं। रेशमा जी ने सिर्फ अपनी पहचान को स्वीकारा ही नहीं, बल्कि अपनी समाज में भी बदलाव लाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। रेशमा जी, आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। रेशमा प्रसाद बिहार की एक प्रमुख ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने केवल अपने समुदाय के लिए बल्कि समाज में ट्रांसजेंडर्स की स्थिति सुधारने के लिए कई ऐतिहासिक पहल की हैं। वे भारत की किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। जब उन्हें पटना विश्वविद्यालय की सीनेट में नामांकित किया गया, तो यह उपलब्धि ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्ष से रहा। 2002 में पहली बार पटना आईं, 2006 से रिसर्च स्कॉलर के रूप में दोबारा पटना आना हुआ। यही उनके ज़िंदगी के बदलाव के वो समय थे। इन्होंने अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के अधिकार के लिए आवाज़ उठानी शुरू की। सामाजिक कार्य और उपलब्धियां इनकी अनगिनत है। रेशमा प्रसाद ने दोस्ताना सफ़र नामक सामाजिक संस्थान की स्थापना की, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के कार्यरत है। उनके प्रयास से खगौल में एक गरिमा गृह आश्रय भी स्थापित हुआ, जहां आश्रय विहीन ट्रांसजेंडर्स रहते हैं। इन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 को कानूनी रूप में लागू करवाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स के भी बहुत पुरानी सदस्य हैं। रेशमा ने अपनी पटना में सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना है। अब जब उनके रेस्टोरेंट में लोगों का आना जाना होता है, तो अपने आप ही उनसे मिलने के बाद लोगों का रवैया, सोच हर तरफ से उनमें एक पारिवारिक संबंध जैसा बनते चला जाता है। और ये संबंध ही है जो हमारे समाज में अभी स्थापित करने की आवश्यकता है। वो संबंध जो इन्हें अलग एक रूप में न देखें, बल्कि हमारे हैं। ये अलग, कोई अलग पहचान इनकी नहीं है, ये हम में से एक है, ऐसी धारणा रहे। और इसी धारणा को बहुत ही कामयाब तरीके से और बहुत कम समय में इन्होंने बिहार में एटलीस्ट बहुत ही कार्यपूर्ण जो काम किया है, उसे बहुत ही सराहनीय कदम कहेंगे। और लगातार इनकी प्रेरणा, इनकी उपलब्धियां अनगिनत होती चली जा रही हैं। हमारी तो यही कामना है कि इनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, वो एक रिकॉर्ड बन जाए किसी भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। आज उनसे, उनके बाद उनके सफ़र की गाथा उन्हीं के ज़ुबानी हम सुनेंगे। तो चलते हैं एक नए सफ़र की ओर, जहां हम बातें करेंगे, मुलाकातें करेंगे रेशमा प्रसाद, ट्रांसजेंडर अधिकार। तो चलिए रेशमा जी, आज कुछ बातें हो जाए आपसे। शुरुआत करते हैं आपके बचपन के अनुभव से। तो आपको कब ऐसा कुछ एहसास हुआ कि आप लोगों से थोड़ी अलग हैं,
और अपने एहसास को पहले किससे बताया, ये जानने की इच्छा होगी। नहीं, जैसे आपका चैनल है जियो ज़िंदगी, जी, और ये ज़िंदगी की तलाश है और हर कोई जीना चाहता है, जी। और जीने के तरीके सबके अपने-अपने हैं हाँ, और वो कोई अलग नहीं हो सकता है। हम कहें या उसको व्यक्त करें, ये हम अलग हैं या एक हैं, वो मेरे जीवन है। मैं मतलब हमारा जो शरीर हमें जो मिला, उसके विपरीत जाकर के मैं अपने आप को स्वीकार करने की स्थितियों में कैसे आई? हुँ, तो ये एक मन का भाव होता है। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई पैरामीटर या टाइम या कोई ऐसा चीज़ बाँध सके कि वो पैदाइश के 6 साल में, 12वें साल में जी। या कब, जब वो सोचे हाँ, कि उसके इस अंदर की स्त्री जाग उठी है, हुँ, या अगर कोई प प फीमेल जेनिटेलिया व्यक्ति है हुँ, और उसके अंदर का पुरुष जाग उठा है कि मैं अपने आप को जैसा ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। हुँ, और वो जीने वाली ज़िंदगियों के लिए लोगों के कुछ पैमाने होते हैं, जी। और वो सामाजिक पैमाने, जीवन के पैमाने, हुँ, उसको वही द्वंद शुरू होती है जो दूसरों को कहती है कि आप अलग हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आप सामने देख सकती हूँ, जी, मैं अपनी माँ की तरह ही साड़ी पहन रखी हूँ, जी, और ऐसा कोई इसमें परिवर्तित नहीं है कि नहीं मैं कुछ अलग लग रही हूँ जी। पहनने के बाद। मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा मैं अपने आप को पा रही हूँ, और जैसे अपनी माँ को देखा, अपनी बुआ को देखा, अपने मतलब जो भी रिश्तेदार ऐसे थे जो आम नज़दीक के थे, उसी की तरह से खेलना, अपने आप को बड़े होते देखना, ये सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जीवन की स्थिति होती है, और वो एक संघर्ष होता है। जी, वो स्वयं से संघर्ष, समाज से संघर्ष, परिवार से संघर्ष, और वो संघर्ष ऐसा नहीं होता कि कोई झगड़े हो रहे हैं परिवार में ही, जी, वो जी। अपने जीने का मन की संघर्ष है। स्थिति होती है। हाँ, कि वो अपना जीना है कि मैं अपने स्वतंत्र जीवन को कैसे जी सकती हूँ, जी सकते हैं, हुँ, वो उन पे निर्धारित जी, करता है। तो मेरा भी बचपन कुछ अलग नहीं था। जी, अलग था कि जो जी, शरीर के विपरीत जाना, जी। जैसे समाज में कोई चीज़ फ़िक्स कर दिया गया हाँ, कि जो फीमेल जेनिटेलिया जी, जी, व्यक्ति जो हैं, वो क्या-क्या कपड़ा पहनेंगे, वो किस तरीके से जिएँगे। अगर उसका विपरीत वो जाना शुरू करते हैं, तो कभी एक समय था, मतलब 200 साल लगे हैं जी, महिला आंदोलनों में, तब जाकर के आज ये स्थितियाँ आई हैं कि महिला साथी स्वतंत्र होकर के अपने मूल तत्व को याद करके अपने हर एक जीवन के उस लालसा को प्राप्त कर रही हैं। वैसे ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भी बात है। तो अगर कोई महिला साथी हैं, हुँ, हुँ। उन्हें पैंट-शर्ट पहनना है, तो आज के समय में बहुत कम ही लोग होंगे कि उन्हें ऐसा कहेंगे कि क्यों ऐसा पहन नहीं, रहे हैं? आज तो सभी लोग सभी ड्रेसेस भी पहनते पहन हैं, रहे हैं। उसमें तो कहीं आज ये स्थितियाँ अभी नहीं आ पाई हैं कि कोई पुरुष शरीर का व्यक्ति स्त्री गणवेश धारण कर हाँ, सके, और सही कहा। वो एक बहुत बड़ा संघर्ष है जी, कि आप कपड़ों पे निर्धारित करते हैं कि किसी के जीवन जीने की स्थितियाँ क्या हो सकती हैं, वो बुरी होंगी या अच्छी होंगी। मैं अगर अपना जीवन जीना चाहती हूँ, तो मैं बुरी हो सकती हूँ? जी, सिर्फ़ कपड़े से, सिर्फ़ अपनी माँ के जैसे रहने से, सिर्फ़ अपनी बुआ जैसे रखने से, या ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो सामाजिक रूप से हमें आदर्श नज़र आते हैं, हाँ, हाँ, जिनको मैं देख-देख कर के बड़ी जी, होती हूँ, देख-देख कर के हमें जीना होता है, अपनी ललक होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा बचपन कुछ अलग था, और मैं ये बताने की स्थिति में हूँ कि मैं कब साड़ी पहनना पसंद करती थी, हाँ, और मैं कब फ्रॉक पहनना पसंद करती थी, जी, और मैं कब सलवार सूट पहनना पसंद हुँ, करती थी। इसी जीवन में, इसी पटना में हमने हर तरीके के कपड़ों को पहन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाई है। तो जब मैं यहाँ पहुँच आई, तब हमारी थोड़ी फ्रीडम को जो प्राप्त करना होता है, वो मैं थोड़ा ये कर पाई। तो निश्चित तौर पे बचपना तो हमारा, वो जो मैं चाहती थी वो तो मुझे नहीं मिला। एक एक हर एक ट्रांस व्यक्तियों की यही स्थितियाँ हैं कि वो अपनी जो बचपन को जीना चाहते हैं, तो उन्हें बचपन के जीने के ही दौरान उन्हें हर सारे तरीके के भेदभाव को सहना पड़ता है, हुँ, और वो और सिर्फ़ कई सारे इसलिए, संघर्ष होते होंगे उस वक़्त, पारिवारिक दबाव, इस तरह के भी कई नहीं, सारी पारिवारिक स्थिति दबाव से ज़्यादा होता है, आप अपने बच्चे को तो किसी भी तरीके से पाल सकते जी, हो, सामाजिक लेकिन दबाव। अगर दरवाज़ा खुला जी, इस जी, फ्लैट जी। का, हुँ, और दूसरे फ्लैट वाले सामने देखकर, "अरे!
फलाना का तो बेटा है, हाँ, तो कैसे इसको फ्रॉक पहनाए, काहे फ्रॉक पहनाए, लगता है जी, नचनिया बनाएंगे क्या। जी, जी। तो ये जो मन में भाव और है, यहाँ बिहार की तो परिवेश में ये ऐसा ज़रूर कहते हैं। वैसे तो नहीं वैसे नहीं तो कहीं बिहार नहीं, हम पूरे बिहार को प्रदेश। नहीं, पूरे विश्व की बात है। जी, जी। पूरे ये भारत और बिहार और ये कह करके हम हम इसको अपने छोटा नहीं कर राज्य रहे। को हुँ, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। यहाँ पर तो अगर भारत की संस्कृति की बात करें, तो आप देखिए मतलब ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या सोच रही है, हुँ। वो आपने क्या पढ़ा है, वो आप पे निर्धारित करता है कि कैसे ऐसी पहचानों को आप सोच पाते हैं, कैसे देखते हैं और वो कैसे यहाँ तक पहुँचा है, इसको समझना आवश्यक है। जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपकी पहचान को लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया और फिर तब आई पढ़ाई की बात। तो पढ़ाई तो आप शुरू से कर ही रहे थे और आप अपने उन समाज के जो ग्रुप्स हैं, जिन्हें आप अलग-अलग संस्थानों के जैसे काम करते हैं, उन ग्रुप्स के जगह आपने कुछ अलग करने की कोशिश की। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे और अपनी एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें जो पढ़ने वाले लोग हैं वो आपके समाज के साथ आपके साथ जुड़ते चले गए और आपकी उपलब्धियां तो कई हैं। हमने बहुत शुरुआत के दौर से देखी है जब कॉलेजेस में ट्रांसजेंडर्स की एडमिशन्स की दिक्कतें थी, पुलिस को लाने की नौबत आ जाती थी, उस वक्त भी आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। तो ये सारी बातें एक बार हमारे दर्शकों से नहीं, शेयर निश्चित तौर करें। पे पढ़ाई तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जीवन में जो प्राप्त होता है कि जितने पढ़ते जाते हैं, जीवन का अनंत है पढ़ाई। लेकिन डिग्रियाँ हासिल करना और हुँ, वो डिग्रियों के लिए उसका क्या उपयोग होता है? जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन में ये डिग्रियाँ कैसे हासिल होंगी, जब स्कूलों में नहीं जगह मिलेगी। आप मैं मुझे याद है पटना वुमेन्स कॉलेज में आप हैं वहाँ पे, तो जब कम्युनिटी कॉलेज में हमारे साथी एडमिशन लेकर के जी। गए पढ़ाई करने, हुँ, 3 दिन पढ़ाई करने के बाद चौथे दिन उनको कोतवाली थाने में जाना पड़ा। जी। कुछ लोग ट्रेडिशनल काम करने वाले साथियों ने उनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमारी इस तरीके का काम को आप रोक दोगे। लेकिन हमने उन्हें समझाया कि आप इस बात को समझ लीजिए कि जैसे कोई जूते सिलने का काम करने वाले व्यक्ति हैं, जी। तो क्या वो सिर्फ़ जूते सिलने का काम करे या वो आईएएस भी हो? या कोई पूजा पद्धति जो म प म मंदिरों जो में पूजा मंदिरों करने में वाले पूजा व्यक्ति करें। हैं, जी। वो क्या सिर्फ़ मंदिरों में पूजा करें या उनके आने वाली पीढ़ियाँ करें? इसके अलावा वो एक नए काम की तरफ आगे बढ़ें। तो काम को कहीं बाँधा नहीं जा सकता है और यदि डिग्रियाँ मिलेंगी, तो उनके लिए काम के लिए और भी रास्ते मिलेंगे। तो ये जो बातें हैं कि मतलब मैं जो डिग्रियाँ ले पाई, वो मेरे लिए मेरी मदर ही ये है क्योंकि उन्होंने शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में लगी हुई हैं और अभी भी शिक्षा के क्षेत्र के साथ में निरंतर काम आगे बढ़ रही हैं। तो मैं उनको भी देखती हूँ कि उन्होंने अपने जो जीवन के सारे संघर्षों के साथ में अपनी पढ़ाई-लिखाई, पढ़ाना-लिखाना ये कभी उन्होंने नहीं छोड़ा और अपने परिवार के सभी बच्चों से लेकर के समाज के सभी लोगों के लिए वो एक तरीके से उन्होंने दिखाया कि महिला साथी भी किस तरीके से कार्य कर सकती हैं। तो मुझे भी सोच में आया कि मैं अपने आप को जो समझ पा रही हूँ अपनी माँ की तरह, तो क्यों नहीं मैं कर सकती हूँ? तो जब पटना में आना हुआ, तो मैं ये देख कर के ये हो गई कि जब भी कोई मुझसे मिलते तो वो कहते कि आप लोगों को पढ़ाइए। हाँ, लोगों को पढ़ाइए तो कुछ ये होगा, तो कुछ को जोड़ पाएँगे। लेकिन जब हम लोगों को पढ़ाने के लिए जाना शुरू शुरू की, किए, हाँ। तो आप तो गवाह हैं जी, जी, कि एकदम। किस तरीके से मतलब पटना वुमेन्स कॉलेज को तो मैं एक गॉडमदर फॉर द ट्रांसजेंडर एक स्पेस में मानती हूँ, एक हेवन मानती हूँ कि पटना वुमेन्स कॉलेज ने किस तरीके से एक रास्ता खोला कि पूरे बिहार में एक स्टैंडर्ड उन्होंने एस्टैब्लिश जी, किया कि हाउ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विल बी देयर जी, और वो एजुकेशनल सिस्टम में किस तरीके से होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और उसमें आप देखिए सिस्टर जेंसी, सिस्टर मारिया, सिस्टर सिस्टर रश्मि रश्मि, हाँ। सिस्टर रश्मि या मेरी तो पहली मुलाकात जो हुई थी सिस्टर सेलिन से हुई थी। जी, तो लोगों को ये समझ में आएगा कि सिर्फ़ एक धार्मिक तरीके की स्थितियों से बंधे हुए, लेकिन उन्होंने
इस बंधनों को तोड़ा कि नहीं, हम सिर्फ धार्मिक नहीं हैं, हम समाज में प्रयोगवादी हैं। जी। और उन्होंने जिस तरीके से प्रयोग किया, वो प्रयोग अभी पूरे बिहार में हो रहे हैं। और अब लगता है कि एक शैक्षणिक क्रांति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी शुरू हो रही है। मैं तो चाहती हूँ कि स्कूल्स फ्रीडम रखें कि कोई भी शरीर देख करके उनकी पहचानों को कपड़े पहनने की बाध्यता नहीं रखें। वो जैसा कपड़ा पहनना चाहते हैं, जिस तरीके से रहना चाहते हैं, उन्हें रहने की स्वतंत्रता हो। जी। और स्कूल में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट की स्थितियाँ होती हैं। तो इसको तो समझना होगा कि मैं अगर रेशमा हूँ, तो वो सिर्फ़ हमारी एजुकेशन और डिग्रियों से हूँ। और अगर मैं यहाँ तक हूँ, तो कोई भी पूछता है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की? तो जब मैं बताती हूँ कि हमने शोधरत छात्र रही हूँ, शोध किया, पीएचडी जी। की, इतनी अच्छी डिग्रियों को हमने प्राप्त किया, तो लोग रिगार्ड करना शुरू करते हैं कि शी हैव द क्वालिटी। तो ये क्वालिटी सिर्फ हमारी बात नहीं है कि मैं सिर्फ ट्रांसजेंडर अपने ट्रांसजेंडर साथियों सभी जी। के लिए एक ये सभी के इक्वालिटी की लिए है। ज़रूरत है। यहाँ एक और बात मेंशन करना चाहेंगे कि आपने तो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़कर काम किया, वो अपने समाज के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी। ऐसी ऐसी स्थिति अभी आपकी है समाज में कि सिर्फ ट्रांसजेंडर्स ही नहीं, बाकी लोग भी आपसे प्रेरणा लेते हैं। जब आप कॉलेजेस में जाती हैं और किसी भी शैक्षणिक संस्थान या किसी भी ऑफिसेज़ में जब आपकी लोगों से मुलाकात होती है, तो वो बरबस ही आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो अपनत्व का भाव आप में है। लेकिन जब हम लोगों ने इस बात की शुरुआत की थी, आपने पटना विमेंस मैं बहुत फॉर्च्यूनेट रही कि उस शुरुआत की चीज़ों से मैं भी जुड़ी रही और कम्युनिटी कॉलेज में जब पहली बार आप लोगों को पढ़ाने की बात हुई, तो एक तरफ तो ये स्ट्रगल था कि आप जैसे लोगों को अंदर लाना, उस वक़्त जैसे लोग थे, अब तो ऐसा कोई धारणा ही नहीं बच गया है। उस वक़्त ऐसी स्थिति थी कि आप लोग जब आएँगे, तो हमारे टीचर्स कैसे रिएक्ट करेंगे? वो इंटरनल बात ये भी थी कि टीचर्स को भी हम लोगों को बड़ा सिस्टर जैसी उस वक़्त हुआ करती थी प्रिंसिपल और फिर उनकी लेगेसी को सिस्टर रश्मि कंटिन्यू की। लेकिन उस वक़्त ऐसी स्थिति थी कि जो पढ़ाने वाले शिक्षिकाएँ हैं, उनको भी अलग से सिस्टर्स लोगों ने ट्रेनिंग दी कि आपको किस तरह से उनसे बात करनी है। ऐसे कुछ बात या ज़बान पे ऐसे कुछ बात लहज़े में नहीं आ जाए अपने बात करने पढ़ाने के दौरान। लेकिन शुरुआत के हेज़िटेशन के बाद जब लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, तो उनको टीचर के रूप में बड़ी आत्मसंतुष्टि मिली। ये वो टीचर्स हमेशा याद करते हैं और कंप्यूटर डिपार्टमेंट के टीचर्स थे, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर्स और कई सारे टीचर्स थे। वो हमेशा याद करते हैं और आप लोगों का वहाँ आना, फिर पुलिस का वहाँ आना और फिर इन सब बातों से होते-होते रास्ते निकलते हुए और आज हमारे पटना विमेंस कॉलेज की स्थिति ये है कि हम लोगों में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। हमारे बच्चे भी और हमारी टीचर्स भी, सभी लोग एक साथ हर साल क्रिसमस के दौरान मिलना और क्रिसमस तो एक पर्व के दौरान मिलना होता है, सालों भर हमारा मिलना-मिलाना, लेक्चर्स और अलग-अलग तरह के एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। ख़ासकर आपके जो कंप्यूटर सेंटर आपके यहाँ चलते हैं, वहाँ हमारे अब तो पहले टीचर्स जाया करते थे, अब तो स्टूडेंट्स भी जाते हैं। और कोरोना काल में भी हम लोगों ने काफ़ी एक-दूसरे के साथ मिलकर, सिर्फ़ हम लोगों ने नहीं बल्कि आप लोगों ने कदम बढ़ाकर सब पूरे समाज को एक साथ करके और देने की कोशिश की। जहाँ हर कोई लेने की कोशिश में है, वहाँ आप लोगों ने समाज को देने की कोशिश की और फ़ॉर्च्यूनेटली उन सब बातों की विटनेस तो ज़रूर रही हूँ और बिहार का समाज वो सब कुछ देखा है अपने आँखों से। और ये थोड़ी-सी आपके आपके जो ज़िंदगी के कुछ पहलू जो हमारे साथ जुड़े रहे, उसको चर्चा करने की आवश्यकता मुझे लगी, इसलिए मैंने यहाँ इस बात की चर्चा की। तो आगे बढ़ते हुए हम फिर बढ़ते हैं। कानून के अधिकार और बदलाव जितने सारे आपने किए, जितने सारे आपने
कंट्रीब्यूट किए नियम बनाने में, परिनियम बनाने में और अधिकारों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने, उसको रिकॉग्नाइज़ करने में। वो सारी बातें एक बार चर्चा करें। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि जब मैं अपने आप को समझ पाई और सामने लेकर के आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जी, जिसमें हमारे बहुत वरिष्ठ साथियों ने मिल कर के उस लड़ाई को लड़ी थी और उसे अब ज़िम्मेदारी थी कि उसे कैसे ज़मीन तक पहुँचाया जाए। ज़मीन तक पहुँचाने के लिए उस जजमेंट को जब हम कहीं पे भी लेकर के जाती, तो लोग कहते कि हाँ, मुझे ये लागू करना है, लेकिन कैसे लागू करना है ये लोगों की थोड़ी-सी समझ से बाहर थी, तो इसलिए इसे कानून का स्वरूप दिलाना बहुत ही आवश्यक था। जैसे महिला साथियों के लिए 8 कानून हैं, जी, जो उनके जीवन के संरक्षण के लिए, उनके जीवन की जो भी अधिकार है, उसको प्राप्त करने के लिए। उसी तरीके से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कानून की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर तो करता है, लेकिन बहुत बार लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए लागू है या नहीं है, इसको क्लियर करें। तो बार-बार कोर्ट के पास जाने से अच्छा होता है कि हम इस बात को क्लियर कर पाएँ कि किसके-किसके पास ये लागू है। तो जब ये कानून बना ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 तो वहाँ पे हमारी साथी रवीना बारिया, सिमरन अरोड़ा और मैं तीनों साथी मिल कर के लगातार डायरेक्टर सर के कॉन्टैक्ट में रह कर के उस समय की जो और भी ऑफिसर्स मिल कर जी, के जी, इस कानून को बनाने में आगे बढ़ रहे थे। उसमें निरंतर अपने-अपने इनपुट देना कई और लोगों सारी को कैसे डिस्कशंस जोड़ना और कम्युनिटी को भी जोड़ना, जी, जी, कम्युनिटी को एक जगह प्लेटफ़ॉर्म पे ले आना क्योंकि मतभेद बहुत थे। कि कौन से शब्द लिए जाएँ, कौन से शब्द नहीं लिए जी, जाएँ, किस जी। तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा बहुत डेलिकेट और मामला था। हाँ, बहुत बार ऐसे चैलेंजेज़ आए, बहुत बार ऐसा आया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमें हमारी जाँच करेंगे और उसके जी, बाद ये करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जब कानून में बनाने के दौरान चर्चा हुई, तो जी, ये जी, क्लियर हो गया कि कोई आपकी बॉडी को नहीं देखेगा, आपको अपने स्वयं पहचानना होगा कि आप कौन व्यक्ति हैं और आप एक प्रमाण पत्र को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जी, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, वो डिस्क्रिमिनेशन किस-किस तरीके के फ्रेम्स में है और वो फ्रेम्स में ये भेदभाव को कैसे ख़त्म करना है, जी, उसके लिए सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 जी, ऐसा करके कई 23 सारे सेक्शन के अच्छा, ये कानून है और उस कानून में ये बताया गया कि आप अगर इसको लागू नहीं करते हैं या किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ में अपराध करते हैं, तो उस अपराध को किस तरीके से कि उनको अ, कोई गुलामी करा कर के भीख भीख माँगने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उन्हें किसी सामाजिक कार्यक्रम या जीवन या किसी के स्थितियों को उनके में प उनको रोक नहीं सकते हैं या उनको आर्थिक शैक्षिक या किसी तरीके का शोषण अगर जी, होता है, उन सभी के लिए एक कानून ये बना कि उन्हें अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो 6 महीने से लेके 2 साल तक दंड का प्रावधान है। और इसके अलावा आर्थिक दंड के भी प्रावधान हैं। हुँ, वैसे मैं दंड और अपराध की स्थितियों में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि समाज बदलता है। बदलता कैसे है कि जब आप काम करते जाते हो, ग्राउंड पे पहुँचाते हो, तो कानून के साथ-साथ अपनी बातें पहुँचाना है कि आपके बच्चे, आपके जीवन में जो जीने वाले व्यक्ति हैं, वो भी ऐसे अपने आप को सामने ले आ सकते हैं, अपनी पहचान को स्वीकार कर सकते हैं या अलैंगिक, द्विलिंगी, मध्यलिंगी व्यक्ति हैं, वो भी अपनी पहचान को स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि किन्नर शब्द के बारे में अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न्स जी, होता है कि किन्नर अगर कह दिया तो वो सिर्फ़ बधाई करने वाले जी, व्यक्ति या कोई भीख माँगने वाले लेकिन किन्नर शब्द का ही मतलब होता है किंतु नर। जैसे किंतु जी, संस्कृत और हिंदी में जी, तो किम धन्नरा। हाँ, तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, नर शरीर का व्यक्ति है और अपने आप को आपको अपने अंतर्मन से अपनी स्त्री पहचान को स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरीके से किन्नारी शब्द है, हुँ, वो किंतु नारी और किम धन्नारी। तो वो क्यों ऐसे ये है कि अपने शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अपनी पहचान को स्वीकार करने के लिए अपने मन के भाव से आप पहचान की बात करें, तो जो हमारा कानून कहता है वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हुँ, और उभयलिंगी हिंदी में शब्द को स्वीकार किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था उसमें थर्ड जेंडर शब्द को जी, इंगित किया गया था। तो
बहुत सारे साथियों ने पूछा कि फर्स्ट जेंडर और सेकंड जेंडर हाँ। कौन है, वो पहले क्लियर कर दिया जाए, जी, तो जी, थर्ड थर्ड जेंडर शब्द जेंडर, का जी, उपयोग किया जाए। जी। तो तब सरकार ने इस बात को माना और उन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सन शब्द को स्वीकार किया। और किन्नर एक शब्द अगर बोलते तो सिर्फ जो मेल जेनेटेलिया व्यक्ति हैं उनकी पहचान को ही इंगित करने का मौका मिलता है। जो फीमेल जेनेटेलिया के साथी हैं, जो ट्रांस मैन है, उनकी पहचान रह जाती, इसलिए उभयलिंगी शब्द का उपयोग किया गया। और ये शब्दों के उपयोग से सम्मान की बात होती है। जैसे एक महिला साथी को कौन-कौन शब्दों से बुलाया जाता है और किन शब्दों से अगर बुलाया जाता है तो उन्हें गैर सम्मान की भाव होती है। इसीलिए पहचान को सबसे ज़्यादा क्लियर किया गया कि सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3 जो है वो भेदभाव को इंगित करता है, लेकिन 1, 2, 3, 4 4, 1 5, से 6, 7 तक 7 तक वो 7 एकदम क्लियर करता है कि उनको ट्रांसजेंडर पहचान देना, महिला पुरुष पहचान देना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे उसको करेंगे, फॉर्म भरना, ये सारी चीज़ें वो कानून मतलब जो कह रहा है और उसके रूल्स भी बन गए, मतलब नियम भी बन गया कि इसको कितने समय में लागू करना है, इसको जी। अगर इतने समय में नहीं करते हैं तो इस पे केस होगा और इस पे सुनवाई होगी। इसके अलावा नोडल पर्सन होंगे, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। इसके अलावा भी अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलावा या नोडल ऑफिसर के अलावा कहीं जाना है तो कोर्ट के लिए स्वतंत्र रखे जी, गए रास्ते। तो पहचान और जीवन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पहचान की बात करें तो अर्धनारीश्वर को देखें, कौन है? हाफ बॉडी फीमेल, जी। हाफ बॉडी मेल पर्सन। हुँ। लेकिन आप यौनांग तो नहीं खोजने जाते जी, जी, कि जी। हमारे अर्धनारीश्वर का क्या यौनांग है, या विष्णु से मोहिनी जो होते हैं उनका जो अवतरण होता है, तो विष्णु से मोहिनी अवतरण में उन वहाँ पे भी कभी यौनांग नहीं खोजते हैं। या जो बृहन्नला है वो अर्जुन से बृहन्नला है, लेकिन बृहन्नला कोई भीख मांगने का काम नहीं करते, जी। वो म्यूज़िक टीचर का काम कर रहे हैं और वो लोगों को संगीत सिखा रहे हैं। तो इस बात को तो समझना होगा कि पहचान क्या है? पहचान क्या सिर्फ़ स शरीर की नहीं, पहचान। सांस्कृतिक मूल्यों से ही जुड़ा हुआ है, जो जिस तरीके से समाज देखती है। जैसे आपने कई बार समाज, समाज शब्द कहा कि आपका समाज। समाज तो अगर मैं एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पे देखूँ, मैं सोशियोलॉजी में पीएचडी की हूँ, तो समाज जो शब्द होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जुड़ा हुआ है। समुदाय अलग जो शब्द है उसको उपयोग करना ही सबसे ज़्यादा उचित साधन होगा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को समाज ही आपने बाँट दिया तो फिर समाज शब्द की जी, जी, जी। परिकल्पना हाँ, यहाँ खत्म तो हो ज़रूर जाती है। ज़रूर। और इस परिकल्पना को सोचना होगा लोगों को कि समाज क्या है? समाज में सामुदायिक स्थितियाँ क्या हैं? सामुदायिक रूप से क्या भेदभाव हो रहे हैं? वो चाहे जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, या किसी भी मतलब यहाँ तक कि बीमारियों के आधार पर सामुदायिक स्थितियाँ बन जाती हैं। वो सारे में भेदभाव कैसे खत्म होंगे और उसमें कैसे एक सामाजिक मूल्यों को, इंसानियत की स्थितियों को कैसे खड़ा किया जाएगा? क्या कानून खड़ा करके वो सफलता प्राप्त हो सकती है? जैसे आपने निर्भया को देखा, जी। कितना बड़ा मामला हुआ, पूरा देश उद्वेलित हुआ और सभी लोग खड़े होकर के संघर्ष किए कि नहीं, इसमें बहुत कड़े कानून आने चाहिए और पुरुष साथियों को उसमें सिर्फ ब्लेम करने की स्थितियाँ आईं। लेकिन किया तो एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति या कई एक व्यक्तियों ने किया था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज के मन को बदलना, कि स्त्री और पुरुष वो एक व्यक्ति हैं और उसमें ट्रांसजेंडर भी व्यक्ति हैं। वो किसी के उपयोग के लिए, संघर्ष के लिए नहीं है कि स्त्री अपनी बातों को कहे, अपनी जीवन की जी। आवश्यकताओं को कहे तो वो पुरुष की विरोधी नहीं होगी, या ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और अपनी ज़रूरतों को कहेंगे तो वो महिला पुरुषों के विरोधी नहीं होंगे। वो उनका जीवन है और जब उनके माँ-बाप इस तरीके से विरोध की भाव में लेकर के चलते हैं, तो कि तुम अगर सामने आते हो तो हमें बहुत सामाजिक मुश्किलों का सामना करना जी, कि और आगे निश्चित और तौर भी भाई-बहनों पे इसका इसका हुआ। असर होगा। तो हाँ। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं समाज में ये मुश्किलें भरी पड़ी हैं, जिससे महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए अलग हटाना पड़ेगा। और जो आप ये जियो ज़िंदगी लेकर के आई हैं, ये इसका मूल्य और मूल तत्व तो यही है जी। कि हम समाज में कैसे परिवर्तन लेकर के जाएँ, लोगों के पास ये बातें पहुँचा पाएँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा रो-रो करके कहती, मेरे घर में मुझे ये जी, मुश्किलें जी, हुई, जी, जी। वो मुझे
संवेदना का भाव ले आ सकते हैं, लेकिन अगर सामाजिक परिवर्तन की बात हो तो वो मूल्य कैसे उनके हृदय में स्थापित हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें जानकारी हो कि पुरुष महिला के दुश्मन नहीं है, ट्रांसजेंडर महिला पुरुषों के दुश्मन नहीं है। एक जेंडर है, जेंडर जो शब्द है वो लिंग पहचान क्या है कि आप अपनी नाम को जैसे याद करते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको संबोधित कैसे किया जाए, जी। तो कैसे किया जाए? तो आप जो साथी हैं, हाँ। आप जो साथी हैं, तो आप अपने तरीके से अपनी पहचान को संबोधित करना चाहते हैं। आप अपने आप पहचान को कि मुझे सर्वनाम कैसे बुलाना है, तो मैं आपको कहूँ कि अपराजिता भैया, हाँ। तो अभी आपको तो लगेगा शायद अरे हाँ, क्यों तो ऐसा कह रहे हैं, मैं हाँ। तो एक महिला साथी हूँ, तो वो निश्चित तौर पे ये आपका खुद का मन स्वयं में है हाँ। जो स्वीकारता है और अस्वीकारता है। तो इस स्वयं में कहीं से कोई सामाजिक व्यक्ति के प्रति दुर्भावना की बात नहीं लिखी हुई। एक प्रिंसिपल है कि दैट द पर्सन हैव द नाउन एंड देन दे आर यूजिंग दैट द प्रोनाउन। That is the gender identity that is coming out. The when I'm just saying that you are the person that you coming saying that the you are Aparajita and you are saying that use that the she and her. That is your gender identity is coming. I'm just not going. Yeah, I will say that. It I is will not say that harming he. anybody's interest. It is only their personal interest, Uh, personal identity that we are talking yeah, about. personal identity. So then इन स्थितियों को लेकर के लोगों को समझना होगा कि हमें स्वतंत्रता के दायरे को कैसे रखना होगा। तो जैसे ये माइक लगी हुई है और अगर मैं अपने स्वतंत्रता को इसके आगे ये करूं तो ये तो काम करना खत्म हो जाएगा। जी, जी। तो हमारी स्वतंत्रता कहाँ तक है कि इसका उपयोग इससे हो, Distance और पे। जब भी ये स्वतंत्रता के भाव को आप खत्म करते हैं तो समाज के ताने बाने कैसे ये होते हैं। तो बिगड़ते आप हैं। ताने बाने को किस तरीके से देखते हैं? जो बनी बनाई स्थितियां आती हैं, लेकिन समाज में परिवर्तन लिखा हुआ है। भारत में तो संस्कृति इतनी अच्छी है, आप देखिए कि यहाँ पे जो धर्म हुए, चाहे सनातन हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, सभी जगहों पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ में एक भी शब्द नहीं है। पश्चिम की अवधारणा से जो उनकी इज्जत के नजर से देखा गया है। वो चाहे महाभारत की कहानी में ही, महाभारत में हो या रामायण में हो, पुराणों में भी आप अग्नि पुराण, वायु पुराण, आप वेदों में अथर्व वेद देखें, आप मतलब मैंने इस पे एक पुस्तक भी लिखी, भारतीय वांग्मय एवं कालक्रम किन्नर दर्शन। इस पुस्तक में हमने बताया कि जो स्थितियां भारतीय संस्कृति के हिसाब से थी वो आज कैसे ऐसे हुई, क्यों? निश्चित तौर पे ये बीच में जो गैप आया 200-300 साल के दौरान ज्यादा नहीं, ये 1000 साल पूरे 1000 साल का है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन आए जिनकी किताबों में स्पष्ट तरीके से लिखा रहा कि ट्रांसजेंडर को कहाँ तक स्वीकारना है, कहाँ नहीं स्वीकारना है, और वहीं से डिवाइडिंग लाइन बन गया और वो एकदम से डिस्टिट्यूट की स्थितियों में चलते गए। ये निश्चित तौर पे अगर भारतीय संस्कृति को, अगर कोई भी अपने आप को कोई भी धर्म माने, अगर भारतीय संस्कृति को मानते हैं और उसको इस तरीके से देखते हैं, तो निश्चित तौर पे ईश्वर की ही पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमने तो उसे हजार साल पहले स्वीकृति दी है। स्वीकृति क्या, इसे जो आप जिस तरह से समाज और समुदाय को कह रहे हैं, इतने अच्छे से डिफाइन किया समाज और समुदाय को आपने। हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी कभी ना कभी इसमें गलती कर जाते हैं। जैसे हम बार बार समाज बोले, ये समाज नहीं, मैं गलती नहीं कहती हूँ, ये प्रैक्टिस ऑफ द लाइफ है। लाइफ बोलने का जो परंपरा बनी है, तो हम तो अर्धनारीश्वर के पुजारी रहे हैं। तो हमारे पूरे समाज के ताने बाने में इसमें कहीं भी एक डिवाइडिंग लाइन नहीं रहा। कुछ भी एक नहीं। ही शरीर में दोनों चीज की परिकल्पना देखी गई और वो चाहे शिव हो या विष्णु हो, उन सब जगह हम लोगों ने ऐसी देखी। बल्कि आप कृष्ण की बात करें तो वहाँ भी अर्धनारीश्वर की बहुत ही ज़्यादा, और वो परंपरा तो अभी भी उस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन जो डिवाइडिंग लाइन है
वो मिक्स हो गया, वो कहीं भी अब दिखने की स्थिति में नहीं है। हम सभी एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए हैं। आइडेंटिटी, हम चाहे साड़ी पहने हों या सलवार कुर्ता पहने हों, पैंट शर्ट पहने हों, किसी भी वस्त्र में हो, मगर हमारी अपनी आइडेंटिटी है। ये आपने बड़े खुल के सारी बातों को रखा, और समाज के ताने-बाने में और कितनी सुधार की आवश्यकता है, ये तो आप खुद समझ ही पा रहे हैं, हम और आप जैसे लोग समझ ही पा रहे हैं कि अभी भी स्थिति को सुधारने की आवश्यकता अभी भी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। और इन गुंजाइशों में एक और चीज़ जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है। अब जैसे देखिए, घर में किसी भी तरह के विवाह उत्सव, कोई भी मंगल उत्सव हो, तो अब लोगों को इतनी परेशानी हो जाती है जब पूरे वो बधाइयाँ देने आने लगते हैं, और अपने दायरे के हिसाब से हर कोई खुशी मना रहा है तो ज़रूर शेयर करता है, हर कुछ लोग एक दूसरे को देते हैं। लेकिन जो ज़ोर ज़बरदस्ती पूजा के दौरान या इन बधाइयों के दौरान जो होती है, उस पे भी हमको लगता है कि आपको काम करने की आवश्यकता है। नहीं, इस पे उनके भी काम करने की बात नहीं है। जब भारी संख्या में साथी मुख्य धारा से जुड़ेंगे, हाँ, निश्चित तौर पे क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी विल बी रिमूव्ड। हुँ, क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी को समझना है कि क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ द कास्ट, अगर आप देखें, इसी बिहार में और पूरे देश में ये चल रहा है कि जिस कम्युनिटी को आपने डेस्टिट्यूट किया, वो उनका क्रिमिनलाइज़ेशन हाई हाँ लेवल जी, पर हुआ। जी, और वो कोई सामाजिक मान्यताओं और बाध्यताओं को नहीं देखते हुए अपनी ज़रूरतों को स्थापित करते हैं हाँ, और उसे ही पुश करते हैं। तो इसको सबसे ज़्यादा अगर बौद्धिक तौर पर समझें, अगर एक एजुकेशनिस्ट और रिफॉर्म के तौर पे अगर देखें, तो निश्चित तौर पे इसे देखना होगा कि ये कहाँ से आया। क्योंकि जो दक्षिण की परंपरा है, आपने देखा वहाँ पे सभी जगहों पे अर्धनारीश्वर के जी, मंदिर बने हुए मंदिर हैं बने हुए और हैं। मंदिर परंपरा के अनुसार वो अपने सिर पे मंदिर लेकर के मूर्तियाँ लेकर के जाते हैं और वहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती की बातें नहीं होती हैं। जी, वो एक तरीका होता है। उत्तर भारत में जो पश्चिम की अवधारणा से जो स्थितियाँ आईं, उसमें ये करेक्ट था, मतलब ये लिखा हुआ है कि वो भीख माँगेंगे और उन्हें एक दिन फिक्स कर दिया गया कि वो वहाँ पे जाएँगे, उन्हें पर्टिकुलर भीख जगह दी पे। जाएगी। हुँ, तो ये भीख माँगने की परंपरा पहले ट्रांसजेंडर की नहीं नहीं, थी। जी, एकदम से स्पष्ट है। जी, ये हज़ार सालों में ये हुआ क्योंकि ऐसा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का लोगों के साथ मिलना-जुलना और बहुत ही अच्छा सामुदायिक समाज था ये हमारी भारतीय संस्कृति। लेकिन जब वो उनको देखा कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऐसे हैं जो सोशली एक्सेप्टेड है हुँ, और वो सभी लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी हैं हुँ, कि कोई व्यक्ति है और उसका जीवन है और इस तरीके से। ऐसे लोगों का उन्होंने चुनाव किया, उन्हें उनको उसी तरीके से स्थापित किया और आज ऐसा स्थापना इस तरीके से हुई कि आज भिक्षावृत्ति, वो भी भिक्षावृत्ति के साथ में एक ज़बरदस्ती का पैमाना, क्रिमिनलाइज़ेशन, हाँ, क्रिमिनलाइज़ेशन। हाँ, तो आप क्रिमिनलाइज़ेशन को आउट करने का तरीका है नागरिकों का। हुँ, ये कोई भी कम्युनिटी अगर पैसा कमा रही है, वो कभी नहीं पैसा छोड़ना जी। चाहेगी, वो हाँ, वो कभी तो नहीं। अपनी ज़ोर तो ज़बरदस्ती से, और अपनी ये एक तरह नहीं, की कोई भी व्यक्ति, साइकोलॉजिकल भी। नॉट इवन हुँ, अगर जैसे आपने देखा जब मृत्यु संस्कार होती थी, जी, तो वहाँ पे भी बहुत इस तरीके की स्थितियाँ जी, आती थी, पेपर में आते थे। सरकारों ने उसको सोचा हुँ, और उन्होंने लिख दिया कि अगर आप मृत्यु संस्कार कर रहे हैं तो ₹2500 देना है, इससे ज़्यादा इससे नहीं देना ज़्यादा और नहीं। ये चीज़ आपको देना जी, है। जी, वहाँ तो भी अब तो आज आज वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। आप संस्कृतियों को खत्म ना करें, संस्कृतियों को कैसे एक मुख्य धारा से नहीं, जुड़े। पॉजिटिव इंटरैक्शन में कैसे काम को हो सकता है। एटराइट अगर आप पैसे ले रहे हो तो उसका क्या उपयोग कर रहे हो? क्या उसका कोई सोशलाइज़ तरीके से उपयोग हो रहा है या हुँ, सिर्फ़ व्यक्तिगत उपयोग में हो रहा है? यदि व्यक्तिगत उपयोग में हो रहा है तो वो कितनी स्थितियों तक हो रहा है कि मैं किसी के घर का टीवी तोड़ करके और मैं अपने घर में सोफ़ा लगा रही हूँ, तो हुँ, वो कोई सुकून नहीं है, वो एक अपराध है। कि मैं किसी के घर में ये कर रही हूँ। हाँ, ये एक उनका परंपरागत तरीके से जो काम है कि नृत्य करना, संगीत करना, लोगों को उल्लास देना, ये भी एक बहुत ही अच्छा अवसर जी, है। लेकिन इस अवसर को किस तरीके से
एक प्रैक्टिस ऑफ द इस तरह लाइफ से के हाँ। रूप में लाया जा सकता है जहाँ पे अपराध खत्म हो। इसके लिए समाज को काम करना होगा। यदि समाज जिस समय खड़ा हो जाएगा कि नहीं भाई आपको इस तरीके से करना है और आपको हम मना भी नहीं कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पे अगर आप मना कर रहे हो कि नहीं आप आ रहे हो हमसे ज़बरदस्ती कर रहे हो और हम आपको ये नहीं करेंगे, तो वो एक भी भाव बनता है कि आप अपनी संस्कृतियों से दूर जा रहे हो। आप संस्कृति के साथ में सामाजिक रूप से नागरिकों के ये संगठनों के बहुत बार आप न्यूज़ में देखो तो पेपर में आते हैं कि ये काम करने जाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, ये बधाई देने जाओगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो ये जो स्थितियाँ हैं, वो अन्य लोगों को भी तो बाँधती है। बहुत लोग ऐसा पसंद करते हैं कि हम पूरा सर्वस्व दान कर दें। तो ये हम तो उनकी मर्ज़ी के ऊपर है और मर्ज़ी जो के ऊपर। तो ज़ोर-ज़बरदस्ती ये हो ना बातें हो। नागरिकों को पहुँचानी पड़ेगी कि ये सिर्फ़ ये बातें नहीं होगी कि नहीं, वैसे तो मैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की बातों पर अगर ये बातें करती हूँ, तो मैं एकदम नहीं बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मुख्य धारा से एकदम इधर-उधर कोई किसी धारा में नहीं जाना चाहती हूँ। क्योंकि ये बरसों-बरसों से ये क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ द कम्युनिटी और जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर जीविकापार्जन का जो स्थितियाँ हैं, ये बहुत बरसों से चलती आ रही हैं। तो इस पर हमें कोई कमेंट्स नहीं देना है। हम रास्ते सुझा सकती हैं कि हाँ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा कोई उसमें लेना-देना कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे जैसे बच्चे अभी आपने देखा होगा 3 कांस्टेबल इंस्पेक्टर, 8 कांस्टेबल, 14 टीचर, 1 लॉयर, 1 लॉ ऑफिसर, बीपीएससी ऑफिसर, बीटीएससी ऑफिसर और मैं खुद अभी आप तो खुद ही अभी जज के जज के रूप में ओहदे मेरा पे चयन आई हुआ हैं। है, एक मेंबर एज़ ए पीएलए मेंबर के तौर में काम कर रही हूँ। तो निश्चित तौर पे हम चाहती हैं बदलाव हो और वो बदलाव किस तरीके से हो कि जब पहली महिला पायलट, पहली महिला डॉक्टर, पहली महिला टीचर जब कह कर के लोग कहते थे, आज 50% से ज़्यादा महिला साथियों का रिप्रेजेंटेशन है। तो बस कोई भी क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ द वुमेन जी। दिखता ही नहीं है। आप उसको नहीं देखते हो, तब आप परिवारों, समाज और स्थितियों पे जाते हो। तो निश्चित तौर पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ द कम्युनिटी को रिमूव करने के लिए एक ही रास्ता है कि उस एक छोटी लाइन से बड़ी लाइन खींच दी जाए। और हम लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको रोकने की तरफ कदम बढ़ाएँ। ज़बरदस्ती जो हो रहा है उसको रिपोर्ट किया जाए और खुशी से जो लेना-देना होता है, वो तो सभी लोगों के साथ होता है, परिवार के लोगों अड़ोस-पड़ोस मित्रों के साथ होता है, वैसी ही स्थिति बनी रहे। अभी अभी ख़ासकर मुझे भी ऐसी स्थिति से गुज़रना पड़ा, मेरी मेरी खुद की बेटी की शादी हुई, लेकिन मेरे साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती वाली स्थिति नहीं थी क्योंकि उनमें से बहुत लोगों को पहले से जानती रही हूँ, उनसे मिलना-जुलना होता रहा, तो बड़ा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा और घर में जो बधाइयाँ गाई गई, उनसे एक बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आया। तो वैसी स्थिति हर बाकी लोगों के साथ भी हो क्योंकि हम जैसे कुछ लोग जो सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ ही ना हो, बाकी लोगों के साथ भी ऐसी ही स्थिति हो कि जब वो आएँ और वो जाएँ, तो आने और जाने में खुशी की एहसास हो और ऐसा ना रहे। वैसे मैं आपको बता दूँ, एकदम मैं इन बातों पे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। जी, जी। आप क्या ऐसे लोगों से कभी पूछा है कि आपका घर कहाँ है? उनसे पूछा है कि आपको ऐसी स्थितियों में क्यों आना पड़ा? क्यों ऐसे क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ द कम्युनिटीज़ के जो आइडेंटिटी है, जी। उसको आपको स्वीकारना पड़ा? निश्चित तौर पे उनके परिवारों में जिस तरीके से मुझे झेलना पड़ा, मेरे और साथियों को झेलना पड़ा, अभी भी बहुत सारे अभी भी साथी हाँ। संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर आप बच्चों को स्वीकार लेंगे कि आप अगर शराबी को स्वीकार कर रहे हो, आप बलात्कारी बच्चों को स्वीकार कर रहे हो, उनकी ज़मानतें करा रहे जी। हो, क्या आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वीकार करने में इतने नफ़रत से भरे हुए हो? निश्चित तौर पे आपको ये देखना होगा कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द कम्युनिटी जो हमने देखा, मतलब हमने परिवार से इसकी शुरुआत हो और हाँ, वो पेनिट्रेट एक करते हुए उपयोगिता मतलब एक व्यक्ति की उपयोगिता, वो व्यक्ति की उपयोगिता है समाज में हर हर प्र व्यक्ति की उपयोगिता है और अब उसकी उपयोगिता को सही जगह पे इस्तेमाल करने की भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता आवश्यकता है। है। अभी भी मैडम ऐसे कई युवा हैं जो अपनी पहचान को लेकर संघर्षरत हैं।
सारे कानून बन गए हैं, कई सारे अधिकार मिले हैं, उनको जानकारी भी उसकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शायद कहीं अपनी कमी या किसी और कारणों से अभी तक वो अपनी पहचान को लेकर संघर्षरत है। तो वैसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? नहीं, मेरा संदेश तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को समझना और अपने आप को स्वीकार करना। और ये आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से सोचना है कि आपकी माँ, आपके भाई, आपकी बहनें अपने जीवन की स्वतंत्रता को जी रहे हैं और वो अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। सामाजिक बाध्यताओं को तो सभी ने तोड़ा। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति बता दें जिन भी व्यक्तियों को आप यदि आदर्श माने, तो उन्होंने कोई तो कभी बेड़ियाँ तोड़ी हैं। जी, जी। तो सबको अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए, जीवन की स्वीकार्यता के लिए खुद संघर्ष ही करना पड़ेगा। वो संघर्ष ऐसा नहीं है कि किसी से मारपीट करना है या अपने आप को स्वीकारने के लिए रास्ते होते हैं। उसके फ्रेम्स होते हैं कि आप किस-किस सीढ़ी को पकड़ते जाओगे और अपनी पहचान को अपने ज़रूरत के अनुसार पाओगे। क्योंकि जब आप सिर्फ़ एक बंद पर्दे में अपनी पहचान को जीने की कोशिश करते हो, तो कहीं न कहीं एक जैसे लोग बोलते हैं आई एम अ डिस्क्रीट, हुँ, यू आर अ डिस्क्रीट, इट इज़ टू बी बेटर फॉर यू, हुँ। बट इट इज़ इज़ नॉट नॉट टू फॉर बेटर फॉर फॉर द द सोसाइटी। सोसाइटी। When you are going and in the discrete ideas, you becoming a social enemy. You are not accepting और अपने आप को स्वीकार नहीं करते हो, तो अ, कुछ लोग और आएँगे, सिर्फ़ कानूनों का लाभ लेंगे और आप तड़प-तड़प के वहीं पे रहोगे और आप सोचेंगे कि उनके जैसे तो हम भी हैं, लेकिन हमने अपने आप को ये नहीं कर पाए। तो आपको एक मन के भाव में ये रहेगा, तो इन सब भावों को निकालना है, लड़ना तो है, लड़ने के तरीके पहले को तो खुद खोज अपने निकालना आप है। से लड़ना है, अपनी आइडेंटिटी को खुद स्टैब्लिश करनी है और फिर तब उसको अ, अपनी राह को खुद बनाना एक महत्वपूर्ण बात होगी निश्चित तौर पे। युवाओं के लिए। और अब के युवा तो इतने शिक्षित सब तरह से शिक्षित हैं और वो अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं और उनकी उनकी नहीं लेकिन आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं पहले से। सामाजिक एक्सेप्टेंस भी सभी बातों की अब नहीं, अभी मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ मतलब जब वीडियोज़ देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, सामाजिक स्वीकार्यता का एक जी, पैमाना खड़ा हुआ है, वो लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जब कमेंट्स देखती हूँ, तो बहुत ही अंदर से ये आती है, वो कौन व्यक्ति हैं, हाँ, जो इतनी नकारात्मक स्थितियों में जीते हैं, लोगों को नकारात्मक स्थितियों में ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन्हीं नकारात्मक स्थितियों का तो सामना करना सामना है। करना पड़ेगा। और मैं खुद और अपने इन्हीं बारे में लोगों बता में दूँ। बदलाव की आवश्यकता है। उन नकारात्मक व्यक्तियों से जिन्होंने उस तरह के मैसेजेस दिए, उनमें बदलाव हाँ, लाने उन्हीं की के बहुत उनके लिए ही आवश्यकता है। उनके लिए ही। जैसे मैं जब 2013 में अपने आप को सामने ले आने के प्रयास में दूरदर्शन जा रही थी, तो बहुत छोटे-छोटे बच्चे और मेरे सामने ट्रेडिशनल काम करने वाले साथियों की तरह ताली बजा रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा है? फिर मैं आगे निकलते चली गई और आज मैं देखती हूँ कि लोग मैं जहाँ भी खड़े होती हूँ तो ताली बजाते हैं। वो कोई ट्रेडिशनल साथियों जैसे ताली नहीं ताली नहीं बजाते होती हैं। है। एक सम्मान, प्रशंसा की ताली बजाते हैं। तो मुझे वो दिन याद आता है कि आज मतलब 12-13 साल हो गए, वो दिन और आज का आज का दिन। दिन। तो निश्चित तौर पे ये करना पड़ता है। हमारे साथियों को ये नहीं सोचना है कि आप अपने परिवार के दुश्मन हो जा रहे हो या आपके सामने आ जाने से कोई आपसे आपके बहन भाइयों से रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो लोग आपके सामने आने के बाद आपसे सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं, वो अपराधी हैं, हाँ, वो क्रिमिनल हैं। जो ये नहीं समझ पाते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता जब भगवान खुद इस तरीके की स्थिति में आए, आप उनको देखते हो तो सिर नवाते हो जी। और अगर ऐसे कोई व्यक्ति अपने जीवन को स्वीकार करते हैं तो आप त्याज्य करते हो,
तो ये त्याज्य का भाव एक आपराधिक भाव है जी। और इसे खत्म करना है और अपनी लड़ाई को लड़ना है। क्योंकि ये अभी जो बच्चे आ रहे हैं, मैं बहुत अंदर से खुश होती हूँ। बहुत बार वो हमसे बहुत दूर रहते हैं या कभी उनके हमारे प्रति नकारात्मक बातें रहती हैं, लेकिन वो सामने जब आते हैं, ये मेरे लिए मन में बहुत खुशी की बात आती है कि लड़ तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, आगे बढ़ तो रहे हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त तो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कर रहे हैं समाज से, अपने सबसे अधिकारों की बात कर रहे तो हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है और मेरे लिए तो बहुत ही अंदर से जी। खुशी का मौका होता है कि जब मैं पटना आई थी, हुँ, हुँ। तो यहाँ पे स्टेशन पे जो साइकिल गाड़ी खड़ा की जाती है, उसका डिवाइडर था। उस पे हम लोग बैठ के सोचती थी कि हम लोगों का एक ऑफिस होगा, वहाँ पे हम सभी लोग आएँगे और सभी लोग मिलेंगे-जुलेंगे और सभी लोग को अपनी बातों को कहने का ये होगा। कभी हम अपना कपड़ा बदल सकेंगे, अभी वहाँ पे कोई फंक्शन कर सकेंगे। तो अभी जैसे आपने गरिमा गृह के बारे में बताया, सतरंगी दोस्ताना के बारे में बताया, तो ये गरिमा गृह तो पूरी तरीके से सामुदायिक व्यक्तियों के लिए है। हुँ। तो वहाँ पे भी सामुदायिक रूप से स्वतंत्रता मिलती है और जो रेस्टोरेंट बनाने का ख़्याल है, वो सामाजिक स्वतंत्रता की बात है कि आपको हम दिखा पाएँ कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी काम करते हैं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी अलग-अलग पहचान के होते हैं। वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति सिर्फ़ ट्रेडिशनल काम करने वाले या सिर्फ़ किन्नर व्यक्ति नहीं, क्योंकि किन्नर पैदा नहीं होते हैं, हुँ। किन्नर बनाए नहीं जाते हैं या कोई नकली किन्नर नहीं होता है। तो इन बातों को हमें बताना है, जी। क्योंकि जब नकली पुरुष नहीं होते हैं, नकली मर्द नहीं होते हैं, महिला नहीं होती हैं, तो नकली तो नकली नकली किन्नर किन्नर भी भी नहीं। नहीं। किन्नर मतलब किंतु नर है। हुँ। तो बहुत बार इन सब बातों पे बहुत कन्फ्यूजन्स होती है कि कोई बच्चा जैसे किसी के घर में पैदा हुए, तो एक मेल जेनिटेलिया पैदा होते हैं, एक फीमेल जेनिटेलिया पैदा होते हैं और एक इंटरसेक्स जेनिटेलिया बच्चा पैदा होते हैं। तो उन इंटरसेक्स बच्चों को भी देख कर के लोग बोलते हैं किन्नर पैदा हो गए। हुँ। लेकिन किन्नर नहीं पैदा हुए, वो अलैंगिक व्यक्ति पैदा हुए, वे द्विलिंगी व्यक्ति पैदा हुए, वे मध्यलिंगी व्यक्ति पैदा हुए और जो व्यक्ति अपने आप को पुरुष शरीर प्राप्त करते हैं और अपने आप को स्वीकार करते हैं, वो किन्नर, या जो महिला शरीर प्राप्त करते हैं और या उसके पुरुष। विपरीत स्वीकार करते हैं, वो किन्नारी। तो इस तरीके से ये पहचान है और इस पहचानों को जब हमारे भारतीय संस्कृति के इतिहास के लिए अन्य देशों में अगर कोई चर्चा करे कि नहीं हमें इस किताब के अनुसार चलना है, हमें उस किताब के अनुसार चलना है, लेकिन भारत में भारतीय संस्कृति की जो किताबें भी हैं और जो सामाजिक स्वीकार्यता है, उसे स्वीकार करके लेके जाना है। क्रिमिनलाइज़ेशन अगर कहीं पे भी है, उसको हटाना है। ये कह कर के नहीं हटाना है कि ट्रांसजेंडर को हटा देना है। अगर कोई महिला अपराधी है, पुरुष अपराधी है, तो ट्रांसजेंडर अपराधी है। तो सबके लिए कानून बराबर है। संरक्षण के लिए कानून सबके लिए अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन अपराध के लिए ये कानून कानून एक सबके ही लिए बराबर है। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है लोगों को समझना और लोग खुद स्वयं समझें। जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, वो खुद समझें कि मैं किन्नर हूँ, किन्नारी हूँ, हुँ। अलैंगिक हूँ, द्विलिंगी हूँ, मध्यलिंगी हूँ, लेकिन मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरी एक पहचान है। अगर मैं चाहूँ, तो मैं अपने आप को स्त्री कहूँ या मैं अपने आप को पुरुष कहूँ, ये कोई भी व्यक्ति उनके पहचानों को रोकने और रोकने वाले नहीं हो सकते हैं। तो हमारा भविष्य में मतलब लोग कहते हैं कि आपका भविष्य में और क्या तो काम करना ये है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मेरा, हाँ, जो आप खुद ही वो बता रही हैं। तो भविष्य आप आगे क्या देखती हैं और नहीं किस तरह से भविष्य तो मैं यही देखती हूँ कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों आने के वाले हाथ-पैर ठीक हैं, आँखें ठीक हैं, शरीर ठीक है, तो हमें उनसे कोई आशा नहीं है कि नहीं वो कुछ अच्छा करेंगे। हमें समाज से आशा है कि समाज स्वीकार करे, इसके लिए हमें काम करना है। तो मैं एजुकेशनल सिस्टम या पंचायती राज सिस्टम हुँ। या कोई सामाजिक सिस्टम या पूजा पद्धतियों के सिस्टम या कोई भी सिस्टम ऐसा हो जहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ द पर्सन्स होता है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे ये बातें चर्चा हों हुँ। कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वीकार करना है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जीवन स्वीकार्यता से किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये सारी बातें आएँ, क्योंकि कानून बनाना एक अलग बात है कि संविधान है, कानून के अधिकार हैं और वो कानून को आधार पे अपने अधिकारों को प्राप्त करना एक बात है। लेकिन सामाजिक रूप से जब मास किसी चीज़ का विरोध करता है या स्वीकार करता है, वहीं सारी स्थितियाँ बदल जाती हैं। जब मास
तरीके से लोग स्वीकार कर लेंगे तो कोई भीख मांगने वाले सामने नहीं रहेंगे। सारे लोग वो चाहे जूते सिलने का काम करेंगे, चाय बेचेंगे या आईएएस ऑफिसर या होंगे, हवाई जहाज चलाएं, किसी चलाएंगे, कोई ये नहीं हर रहेगा। कार्य हर ये तो कोई नहीं क्षेत्र कहेगा में। कि हिजड़ा डॉक्टर, हाँ, ये कहने वाली स्थिति नहीं। रेशमा प्रसाद है। वो कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर है, महिला है, पुरुष है या क्या है। शी हैव द क्वालिटी एंड शी इज जस्ट बी डूइंग वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड दैट व्हाट इज द डेवलपमेंट द एक्सक्लूडेड पीपल्स डेवलपमेंट। तो वो एक्सक्लूडेड पीपल के लिए क्यों रेशमा को ही आना पड़े और उसको एक अलग तरीके की पहचान के साथ कहना कई पड़े, सारी रेशमाएं आए। ये सबसे बड़ी बात है और उसके लिए समाज को स्वीकारना जी। पड़ेगा। और वैसे अभी हम लोगों ने आसपास के समाज में जो देखा कि कई जगहों पे, कई क्षेत्रों में जहाँ पहले से नहीं थे ट्रांसजेंडर्स, वहाँ पुलिस में अभी बहुत अच्छी नियुक्ति हुई है बिहार में खास करके। वैसे तो इंडिया लेवल पे भी कई जगह पे काफ़ी अच्छी नियुक्तियाँ हुई हैं जहाँ वो लोग अपनी सेवाएं देना शुरू कर चुके हैं। और इसी तरह से समाज के अगली पहले औरतों को भी इसी संघर्ष से गुजरना पड़ा और शायद हम लोग जो 50 प्लस की औरतें हैं वो इन संघर्षों को बहुत अच्छे से समझ पाती हैं, बहुत नजदीक से। बहुत नज़दीक से। हाँ। और आपके संघर्षों में और हमारे संघर्षों में कोई अंतर नहीं रहा। हम लोगों को भी कैसा पहुँचने कपड़ा के लिए- पहनना है, कैसे जी। कपड़े और करके जाने शायद वो हैं। ऐसे करते करते वही जिंदगी की राह बन गई। अब दूसरी कपड़ों में अपने आप को खुद भी देखने में कुछ अजूबा लग सकता है। तो जिंदगी की वो एक्सेप्टेंस हो गई और हम लोगों ने बहुत संघर्ष से अपनी जिंदगी को यहाँ तक, तो वो संघर्ष, आपके संघर्षों को ज़्यादा बेहतर हम समझ पा रहे हैं। अभी के युवा में तो बहुत सारी सामाजिक बदलाव के साथ साथ एक्सेप्टेंस है, वो आपस में भी बहुत एक्सेप्ट और ओपन सिस्टम अब ज़्यादा हो गया। तो वैसे तो हम लोगों ने कई सारी बातें की, कुछ सामाजिक बातें, कुछ पर्सनल बातें, सब तरह की बातें हुई। आगे अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगी? नहीं, अगले 5 सालों में मैं बहुत छोटे ऐसे। ऐसे ही काम करना चाहूँगी। हुँ, मतलब क्योंकि ये बहुत लंबा काम है। हुँ। जैसे महिला साथियों के लिए 200 साल लग गए, तो ट्रांसजेंडर साथियों के लिए भी इसी तरीके का समय लगने वाला है। तो सिर्फ़ 5 साल में बाँध करके मैं ये नहीं नहीं, कह वैसे सकती। ऐसा जैसे तो माइलस्टोन्स होते हैं, तो हुँ, अगला माइलस्टोन आपका क्या होगा? नहीं, मेरे कहने का मतलब हमारा ये जो था। 20 इयर्स का माइलस्टोन है, हुँ, वो अभी मिलने लगा है। जी, तो जी। इसलिए मैं बहुत अभी संतृप्त अवस्था में हूँ। जब मैं इस बातों को देखूँगी कि कहीं-कहीं कमियाँ आ रही हैं, तो एक मुझे अगला गोल सेट जी, करना जी। पड़ेगा। अभी मैं इस गोल पे हूँ कि इस गोल को कैसे ये कर पाऊँ, क्योंकि पुलिस में बटालियन बनानी है ट्रांसजेंडर की, टीचर्स को ले आना है रिज़र्वेशन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स को ले आना है, ये हमारा गोल है। जी, और मास लेवल पर आएगा, तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। जी। आज सारी बातों को इतने खुलकर हम लोगों ने की यहाँ पे और हर तरह के टॉपिक्स पे बातें हुई। बहुत ही सफ़र बहुत आनंददायक रहा और ज़िंदगी तो ऐसे ही चलते रहेगी और आपके ज़िंदगी के माइलस्टोन्स और बनते रहे। इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में बहुत आने का। धन्यवाद। नमस्ते। रेशमा जी, आपकी कहानी और जज़्बे ने हमें बहुत प्रेरित किया। हमें उम्मीद है आपके अनुभव हमारे श्रोताओं के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। जियो ज़िंदगी में शामिल होने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप यहाँ आईं और लोगों में एक अच्छा संदेश गया। आप ही के शब्दों में कहीं आपने कहा, मैं अपनी पहचान पे गर्व करती हूँ, समाज तभी बदलेगा जब हम अपनी बातों को खुलकर रखेंगे। आपने अपने जीवन में कई सामाजिक, आर्थिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वो मानते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सबसे अधिक ज़रूरत अपने परिवार और समाज की स्वीकृति की होती है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने घर में स्वीकार्यता की ज़रूरत है। अगर परिवार साथ देगा, तो हमें रोड और ट्रेनों पे नज़र आने की आवश्यकता नहीं होगी। हम भी स्वतंत्र होंगे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। आपकी कहानी संघर्ष, साहस और सामाजिक बदलाव की एक मिसाल है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और सम्मान के लिए जो योगदान आपने दिया है वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगी। इस संघर्ष और इस पहचान को, आत्मसम्मान को दर्शाया है आपने। इन इनके लिए कुछ चंद शब्द अपराजिता जियो जिंदगी की तरफ से। मैं कौन हूँ यह सवाल हर रोज पूछती हूँ। नज़रों की दीवारों में खुद को ढूंढती हूँ। कभी हंसी में छुपी दर्द तो कभी तानों में सिसकता। मैं भी इंसान हूँ, बस पहचान को तरसती हूँ। समाज की जंजीरों ने बांध तो लिया मुझे, कभी अपनों ने कभी गैरों ने ठुकराया मुझे। फिर भी उम्मीद की किरणें बाकी हैं। हर सुबह एक नई पहचान बाकी है। मेरे भी हैं सपने, मेरे भी हैं अरमान। मुझे भी चाहिए प्यार और सम्मान। मत देखो मुझे अजनबी निगाहों से, मैं भी तुम्हारी तरह बस थोड़ा सा अलग, पर इंसान हूँ दिल से, जज्बातों से। तो आज का सफ़र बस यहीं तक। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जियो ज़िंदगी खुशी से और बहुत ही उन्नति और प्रगति के साथ। धन्यवाद।